मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो बायोलॉजी विषय है उसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। मैं जो बायोलॉजी का क्लास ये लेने जा रहा हूं, इस बायोलॉजी की क्लास के जितने भी वीडियो आएंगे सारे वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई एसएससी, जनरल कंपटीशन, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बायोलॉजी का विषय यह जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो जनरल कंपटीशन है उसमें भी सेम 9th-10th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, और अच्छे और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अगर आप इस क्लास को कर ले रहे हैं पूरे क्लास को बायोलॉजी के, तो आसानी से आप वहाँ से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ से छूटेगा नहीं। जो छात्र मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं आगे चलकर, अगर उनका बेस कमज़ोर है तो वो छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि मेडिकल की तैयारी में उनकी मदद हो सके, ठीक ना। तो हम लोग जो ये बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ये जो टर्म है आपका बायोलॉजी, या बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसकी परिभाषा देखेंगे। फिर हम क्लास 10th का जो सिलेबस है उस सिलेबस की चर्चा करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा पूरा का पूरा बायोलॉजी की भूमिका ही रहेगी। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए, बायोलॉजी जो विषय है अगर देखा जाए यह अपने आप में बहुत ही रुचिकर विषय है। अगर आप इस चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, जितना इंटरेस्ट आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, और उसी तरह इसको भी अगर आप पढ़ें तो ये बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ना क्या है ये आप जान लीजिए। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट जो हम डेली देखते हैं, पेड़ पौधे डेली हम देखते हैं, जीव जंतु हम डेली देखते हैं, हम देख रहे हैं जीव जंतु, हम डेली खुद हम लोग प्राणी हैं, मनुष्य एक प्राणी है, हम रास्ते में चलते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर देखते हैं, पालतू जानवर भी देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम बायोलॉजी में अपने घर के आसपास जो हमारा पर्यावरण है उसमें हम देखते रहते हैं। छोटे से छोटे कीट, तितलियाँ, ठीक ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ जिनको आप देखते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, बायोलॉजी विषय में उनका अध्ययन करना है हमको। और आप समझ पा रहे हैं जो हमारे आसपास चीज़ें उसको आप देख रहे हैं, तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक ना। और इस चीज़ को आप देखिएगा कितनी आसानी से आप समझ लीजिएगा और कितना आपको ये रुचिकर विषय बन जाएगा बायोलॉजी, ठीक ना। बहुत ही मस्त विषय है, खूब मन लगा के इसको पढ़िएगा। जो भी मैं आपको सजेशन दूंगा, बुक पढ़ना, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, ठीक ना। एकदम बिल्कुल आपको एकदम आसानी से ये आपका चलता जाएगा, ठीक। और क्लास 10th की जो बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लास 10th में जो बायोलॉजी दिया गया आपका वो आपका बहुत ही कई पूरा का पूरा दे दिया गया है। 9th क्लास की जो बायोलॉजी थी उसमें जो कोशिका चैप्टर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक ना। इसके अलावा और भी जो चैप्टर थे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, ऐसा नहीं, लेकिन कोशिका वहाँ पर बहुत ही वेरियाई था। और अभी जो आपका 10th का चैप्टर है इसमें का सारा चैप्टर आपका बहुत ही पढ़ना अनिवार्य है आपके लिए। यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। बायोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहला चीज जीव विज्ञान जो शब्द आया है इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजी के बारे में देखें तो जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी, देखिए जो बायोलॉजी है दो शब्दों के मेल से बना है, या दो ग्रीक वर्ड से मिलने से बना है, जिसमें होता है बायोस और लोगस। बायोस और
बायोस और लोगस। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, बायोस और लोगस में जो बायोस होता है इस शब्द का अर्थ होता है जीवन, और लोगस शब्द का जो अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन कह सकते हैं, इसका जो मीनिंग हुआ लाइफ, और इसका इंग्लिश क्या हो गया, स्टडी। तो अब जरा देखिए और इस चीज़ को मिलाया जाए तो बायोलॉजी क्या है, जीवन का अध्ययन है, जीवन, लाइफ, लाइफ स्टडी। तो जीवन या जीव कहें, ठीक है, जीव, और इसको आप समझिए इस टर्म में कि जीव है, तो जीव कहने का मतलब होता है कि सजीव की बात कर रहे हैं, ठीक ना, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। वैसे इस पृथ्वी पर उपस्थित, इस ब्रह्मांड में उपस्थित वैसा कोई चीज़ जिसमें कि जान हो, आप सजीव को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। सजीव के कुछ खास गुण होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि वह सजीव है, और दूसरा कोई है तो निर्जीव है। जैसे कि आप देखते होंगे अगर वह सजीव है तो उसमें क्या होगा, उसमें एक स्थान परिवर्तन करने का गुण पाया जाएगा, या उसमें विभिन्न तरह की गतियाँ पाई जाती हैं। अगर वह सजीव है तो विभिन्न तरह की गतियाँ करेंगी ही करेंगी, ठीक ना। अगर उसके आधार पर देखेंगे, गति करने के आधार पर, एक जगह से दूसरे जाने के आधार पर देखें तो आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में सर गति नहीं होती है, ठीक है, पेड़ पौधों में गति नहीं होती है, लेकिन उसके शरीर, पेड़ पौधा का जो पार्ट है शरीर के, उसके जो विभिन्न अंग है, उसके विभिन्न अंगों में तो गतियाँ होती हैं। पानी का नीचे से ऊपर जाना ये गति नहीं है, ठीक ना। तो कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम सजीवों को पहचान सकते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं जो सजीव है या जीव का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारी मतलब जो अपने अंदर जिसमें सजीव हो, जीव हो, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बायोलॉजी है, यहाँ पर जो बायोस और जो लोगस शब्द आपका लिया गया, ध्यान रखेंगे ये दोनों जो शब्द हैं ये कैसे हैं, ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि जो जीव विज्ञान का जो बायोलॉजी शब्द होता है वो किन दो ग्रीक वर्डों के मेल से बना है, ठीक ना, या फिर कहाँ से उस भाषा टर्म को लिया गया है। तो ग्रीक वर्ड का वो भाषा शब्द है बायोस और लोगस, ठीक ना, जिसका मीनिंग होता है जीवन और अध्ययन, जीवों का अध्ययन। अब देखिए अगर इसमें हम आगे बढ़े बायोलॉजी में, तो दूसरा जो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर बायोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने अरस्तु का नाम सुना ही होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। जो अरस्तु हैं उन्हीं को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, एक टर्म और पूछता है आपके यहाँ क्वेश्चन में कि जो ये बायोलॉजी जो टर्म है, ये जो टर्म बायोलॉजी लिया गया है, ये बायोलॉजी जो टर्म था सबसे पहले इस टर्म को किसने दिया था, ठीक ना। तो इसकी अगर चर्चा करें दो वैज्ञानिक और नाम आता है। एक वैज्ञानिक थे लेमार्क और एक थे ट्रेविरेनस, जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले 1802 ईस्वी में दिया था, ठीक ना। तो बायोलॉजी टर्म की बात आ जाएगा तो दो नाम आएगा आपका, एक आएगा आपका लेमार्क और
एक नाम है ट्रेविरेनस, जिन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया बायोलॉजी के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती है वो हमने जान लिया। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है उसको देखते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए अगर हम सजीव की बात करें तो सजीव में हम चीज देखते हैं, दो चीज इसमें। एक होता है क्या, जो जीव जंतु आते हैं, और एक होते हैं पादप, कह सकते हैं पेड़ पौधे, ठीक ना। और सजीव को हम वर्गीकरण करें, सजीव का वर्गीकरण किया जाए तो हम लोग दो भागों में नॉर्मली इसको बांट सकते हैं, एक जीव जंतु और एक आपका पेड़ पौधे जो कि सजीव होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, तो इसके आधार पर और देखा जाता है हम लोग जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी का भी दो पार्ट होता है, आप उसको भी दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। देखिए, जीव विज्ञान को सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया, इसका वर्गीकरण किया गया। एक जो पार्ट बनाया गया, सबसे पहला पार्ट इसका बना, वो बना जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोला जाता है जूलॉजी, अंग्रेजी में इसको जूलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पादप विज्ञान, या इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान भी, ठीक ना। पादप विज्ञान कहिए या वनस्पति विज्ञान कहिए, इसको वनस्पति विज्ञान, ठीक। इसका जो इंग्लिश में बॉटनी होता है, ठीक ना। तो हम लोग दो पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी होता है और बॉटनी होता है, मेनली यही। तो आप आईएससी में अगर जाते हैं तो वहाँ भी देखिएगा कि जो जूलॉजी होता है, जो बॉटनी होता है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ से क्वेश्चन आपको और पूछता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान का भी जनक हम लोग बोलते हैं। यानी कि फादर ऑफ और जूलॉजी होगा तो उसको फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे, अरस्तु कहेंगे, ठीक। एक यहाँ पे पूछेगा आपसे कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो फादर ऑफ बॉटनी जो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, इनका नाम था थियोफ्रेस्टस, ठीक। यह जो आपका है बेसिक जानकारी था बायोलॉजी के बारे में, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस था, मैंने आपको सारा चीज़ कंप्लीट करा दिया, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि जो कक्षा 10 में आपको बायोलॉजी पढ़ना है, एनसीईआरटी जो किताब है, एनसीईआरटी किताब में जो आपका बायोलॉजी जो पार्ट है वो शुरू होता है किस पार्ट से, तो अध्याय 6 से आपका शुरू होता है बायोलॉजी, जो कि पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेस में दिया गया है। हम सबसे पहले कक्षा 10 का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, कक्षा 10वीं, सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, विषय जीव विज्ञान, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पहला अध्याय इसमें पढ़ना है सिलेबस में, अध्याय 6,
अध्याय 6 में जो पहला पार्ट है उसका नाम है जय प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, PROCESS, लाइफ प्रोसेस। ठीक, अध्याय 7 की बात करते हैं। तो अध्याय 7 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, इसका अंग्रेजी देख लेते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद जो अगला विषय है, अगला जो चैप्टर है अध्याय NCERT से मैंने लिया है, ठीक ना। और आप भारती वन का किताब पढ़ते होंगे, सेल्फ स्टडी करते होंगे, तो भारती वन किताब में देखिएगा जो चैप्टर आपका दिया गया है, जैव प्रक्रम को ही कई भागों में बांट दिया गया है। उसमें सारे इसके पार्ट को अलग कर दिया गया है। पोषण को अलग चैप्टर बनाया गया है, श्वसन को अलग चैप्टर बनाया गया है, ठीक ना। जो उत्सर्जन है उत्सर्जन को अलग चैप्टर बनाया गया। इस तरह से वहाँ पर पहले ही चैप्टर को 4 भागों में तोड़ दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है अध्याय 8, जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके बाद अध्याय जो 9 है आपका आनुवंशिकता है और विकास, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता और उसका विकास। लिख सकता है अंग्रेजी में हेरिडिटी एंड इट्स डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं इसके लिए, हेरिडिटी एंड EVUTION, है ना, इवोल्यूशन। देखिए अब जो आपका जो बायोलॉजी है देखा जाए मेनली आपका इसी अध्याय पर आकर आपका बायोलॉजी जो है खत्म हो जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर हम लोग इसका जो और पार्ट है आगे पढ़े जाए, अध्याय 10 है जो कि पर्यावरण का पार्ट है, तो इसको भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। जो 10 है आपका, सर 10 नहीं, 10 में तो फिजिक्स आ जाएगा आपका ना, इतना ही में याद रखिएगा आपका बायोलॉजी है। इसके बाद 2 चैप्टर आपका बचेगा जो कि पर्यावरण का होगा, जिसको बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, और एक होगा अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ेंगे हम लोग। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे उसमें, ठीक। अब देखिए आज जो ये हम लोग वीडियो जो देख रहे हैं इसमें मेनली ये करना है कि जो बायोलॉजी में 10th में पढ़ना है उसकी भूमिका बनानी है। आखिर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ है, ठीक है। बिना भूमिका का अच्छा नहीं लगता है, और एक बार आपको भूमिका पता चल जाए अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो फिर आप आसानी से वहाँ पर उसको आप पढ़िएगा। ऐसा सोचा जाए, मान लीजिए भाई आप किसी होटल में गए हैं खाना खाने, ठीक, और जो मेनू आया उसमें मेनू में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा आइटम भरा हुआ है। जब बहुत सारा आइटम है तो सीधी सी बात है होटल अच्छा है, आपको वहाँ पर खाना अच्छा मिलने वाला है। अगर मान लीजिए होटल में आप बैठ गए आपको कोई मेनू न दिया जाए तो क्या आप कीजिए, कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। तो अभी मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, जो भी चैप्टर आपका दिया गया है 4 चैप्टर जो भी आपको ये पढ़ना है, ठीक है, 1 2 3 4 चैप्टर, 4 ही चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग टॉपिक को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे जो कि पूरे साल का सिलेबस है आपका, ये ध्यान रखिएगा।
तो सबसे पहले बात करें जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस में आपको जो सजीव होते हैं, सजीवों का जो पोषण होता है, पोषण से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम जिंदा है, कोई भी सजीव और जिंदा है तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक पेड़ है, उस पेड़ का आप चाहते हैं कि सही विकास हो, वह बड़ा हो और बड़ा होने के बाद फल दे आपको उसको पोषण देना होगा। जो भी उसके आवश्यक पोषक तत्व हैं, आपको सारे आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने होंगे किसी न किसी माध्यम से, ठीक ना। तो किसी भी सजीव के विकास के लिए पहला चीज पोषण की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पहला चीज हो गया। अब पोषण जब आएगा तो पोषण के भी कई तरीके होते हैं, तो उसके आधार पर हम देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे कि आखिर में कितने भागों में बांट सकते हैं सजीवों को पोषण के आधार पर। कुछ परपोषी होते हैं, कुछ स्वयंपोषी होते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पोषण के बाद। तो अगर पोषण हो गया तो उसके बाद जो टॉपिक आता है आपका इसमें कि हम लोग जो श्वसन की क्रिया होती है, सिर्फ खाना खाने से थोड़ी ना कम एनर्जी मिलती है आपको। खाना खाते हैं, उस खाने का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक ना। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तब भोजन बनता है। फिर उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, तब जाकर कहीं वह जीवित रह पाता है। क्यों, खुद से सोचो ना कि अगर हम जीवित हैं आज और ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया जाए, हवा को बंद कर दिया जाए, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा चीज़ आता है श्वसन। श्वसन के बाद आपका आ जाता है श्वसन क्रिया जब खत्म होती है तो श्वसन के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, जो भी बेकार पदार्थ होता है शरीर में गया हुआ, उन सारे बेकार पदार्थों को निकालना होता है बाहर। फिर हम उसी में पढ़ेंगे उत्सर्जन क्या होता है, ठीक ना। उत्सर्जन के बाद फिर जो बारी आ जाती है आपकी पढ़ने की, इसमें हम लोग उत्सर्जन से पहले हम लोग परिवहन पढ़ते हैं कि आखिर में जो भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों में कैसे पहुंचता है। तो आपको याद होगा 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वहाँ पर 2 ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम से क्या होता था, जो भी भोजन बन जाता था, भोजन पत्तियों से विभिन्न पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचता था। और जाइलम से क्या होता था, मिट्टी से जल, खनिज लवण वगैरह ऊपर पत्तियों तक पहुँचते थे। तो दूसरा जो प्रोसेस होता है परिवहन का काम होता है, परिवहन कैसे होगा उसका, ठीक। तो सेम चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भी चलती हैं। परिवहन देखेंगे हम लोग, परिवहन के दौरान देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है आपका, हार्ट आपका कैसा काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद चर्चा करेंगे उत्सर्जन की। उत्सर्जन के बाद फिर हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। तो जो पहला चैप्टर होगा, आपको पहले चैप्टर में अगर देखा जाए ध्यान से तो यही सब चीज़ें पढ़नी है। पहला आपको इसमें पढ़ना होगा पोषण, फर्स्ट पार्ट में इसका दूसरा पार्ट आप पढ़िएगा श्वसन पढ़िएगा, ठीक ना। तीसरा पार्ट में पढ़िएगा इसका परिवहन, और इसका चौथा भाग होगा उसमें पढ़ेंगे उत्सर्जन। जब 4 टॉपिक आप ये पढ़ लीजिएगा तब जाकर आपका पहला अध्याय खत्म होगा। और भारतीय वन में क्या किया गया है, इन्हीं को अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी क्या किया है, एक में कर दिया है। एनसीईआरटी की किताब ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की किताब अगर आपको कुछ अच्छा करना है, आपको मेडिकल निकालना है आगे चलकर, आपको अगर डॉक्टर बनना है आगे चलकर, तो एनसीईआरटी की जो किताब होती है मस्ट है। उसका एक एक लाइन आप पूरी अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सारे एनसीईआरटी किताब से होते हैं, और एक एक लाइन को पकड़कर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। और एक भी लाइन आपको समझ में ना आए तो आप उसको पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक ना। अपने टीचर से आप पूछिए, लेकिन आप उसको पढ़िए। दूसरा है चैप्टर अध्याय 7, इसमें नियंत्रण एवं समन्वयन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। नियंत्रण, देखिए ये सब जितना फंक्शन होता है ये सारा क्या होता है, एक ही शरीर के अंदर होता है, ठीक ना। हमारे शरीर के अंदर ये सारी क्रियाएं होती है, पोषण भी होता है एक साथ, श्वसन का भी काम होता है, परिवहन का भी काम होता है, उत्सर्जन का भी काम होता है। जो सारे प्रोसेस हैं लगभग हमारे शरीर के अंदर एक साथ चलते रहते हैं, ठीक ना। अब बताइए, और आप ही को मैं बोल दूं एक साथ 2 हाथों से लिखना है तो क्या आप लिख सकते हैं? कोई शायद ही एक आध बंदा मिलेगा जो कि कह सकता है नहीं सर अब एक ही साथ लिख सकते हैं। या एक साथ आपको बोलते हैं आप 4 कार्य करने हैं, आपको एक साथ आप 4 कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे सोचो ना,
घर पे कभी कभी कुछ काम आप कर रहे होते हैं, तब तक कोई आपके पापा या कोई बोलता है कि थोड़ा ये काम कर दो, मतलब आप क्या करते हैं, गुस्सा में तुरंत बोलते हैं कि दो ये को ना हाथ है, चार हाथ थोड़ी ना है कि ये कर दो, बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसा होता है। देखिए पेड़ पौधे में मतलब क्या, आप वहाँ पर नियंत्रण नहीं कर सकते, एक साथ आप 3 काम को 4 काम को नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर, पेड़ पौधों के शरीर के अंदर क्या होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, और सारे प्रोसेस में क्या होता है, कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण रखना पड़ता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में जो भी ये फंक्शन होता है, सारे फंक्शन पर जो हमारा मस्तिष्क होता है वह कैसे कंट्रोल करता है, सब में कैसे सामंजस्य बैठा कर चलता है। सेकंड टॉपिक आपका होगा ये नियंत्रण संबंध, जिसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग वगैरह चर्चा करेंगे, मस्तिष्क वगैरह भी इसी में आपका आ जाएगा। जो अध्याय 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए इसको आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन चैप्टर भी इसको बनाया गया है, जनन इसको भी बनाया गया, जनन टॉपिक से भी इसको हम पढ़ते हैं। और जो 10th क्लास के जो बच्चों का जो एज होता है वह 14 वर्ष के होते हैं, और उनके अंदर जनन के बारे में जानने की जो इच्छा होती है बहुत ही तीव्र होती है। वो तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें लोग बता नहीं सकते हैं, सेक्स एजुकेशन की बात नहीं होती है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सेक्स एजुकेशन जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो ये चीज़ होना चाहिए, और स्कूल में इसकी चर्चा होनी चाहिए, घर पर माता पिता को बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है, समय के हिसाब से एज के अनुसार उनको बताना चाहिए। तो जो देखते हैं क्लास में, जब मैं क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि सर इसके बारे में हमको बताएं, जानकारी दें, ठीक ना। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी जनन चैप्टर में, जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे प्रजनन क्रिया होती है, सारी चीज़ें आपको विस्तार में वहाँ पर समझाई जाएंगी। पेड़ पौधों के प्रजनन की प्रक्रिया देखेंगे, ठीक ना, प्राणियों के, जीव जंतुओं के प्रजनन की प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद जाकर आपका टॉपिक, क्योंकि देखिए कोई भी अगर प्राणी है इस पृथ्वी पर है तो वह अपनी वंशागति को बढ़ाना चाहता है, जो कि एक नेचुरल क्या है, प्राकृतिक घटना, ये प्रकृति का नियम के रूल है, ठीक ना। उसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, वो आपका चैप्टर नंबर अध्याय 8 में हम लोग करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। अध्याय 9 जो है आपका आनुवंशिकता और उसका विकास। देखिए ये आपका जो वर्तमान परिदृश्य में इसकी चर्चा की जाए तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, आनुवंशिकता और उसका विकास। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिसमें कि आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है, उसमें विकास किया जाता है। अगर कोई जेनेटिक्स दोष है, कोई हेरिडिटी दोष है आपके अंदर, तो उस दोष को दूर करने का उपाय बनाया गया है और इस पर लगातार वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, ठीक। आनुवंशिकता का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि जो भी संतान होती है, संतान क्या होती है, अपने माता पिता का कुछ ना कुछ गुण अपना ग्रहण करती है, ठीक ना। चेहरा मिल सकता है माता से या पिता से, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो कि संतान क्या होते हैं अपने माता पिता से ग्रहण कर कर आते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं आनुवंशिकता, जिसमें हम लोग आनुवंशिक गुण बोलते हैं, ठीक। और उसका विकास और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है आज की डेट में, उसकी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। हम देखते हैं अगर हम आम का बीज लिए हैं, जब वो फल लगेगा तो आम का ही फल उसमें, आम का ही फल लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता आम का बीज बोए हैं और पपीता आप वहाँ पर आएगा, ऐसा नहीं संभव है, ठीक ना। क्योंकि गुण जो होता है वो आनुवंशिक जो गुण होता है वह पिता से और माता से ही मिलता है, ठीक। ये जो बायोलॉजी जो चैप्टर है 10th क्लास का, ये उसका पूरा का पूरा आपका यही सिलेबस है, अध्याय यही आपका पढ़ना है, ठीक ना। कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग, बारी बारी से सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे, सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से देता रहूँगा, टेलीग्राम से भी देता रहूँगा। आप जिस माध्यम से लेना चाहें आप उसको ले सकते हैं, और आप उसको करिए और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। देखो भाई सीधी सी बात कहेंगे, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तुम बस मेहनत करो, परिणाम जो होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यही कहूँगा, क्योंकि और मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आप भी अच्छा कीजिएगा, इतना विश्वास रखिए। और इसी विश्वास के साथ हम लोग समाप्त करते हैं इसको, और
कल से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी, कल से रेगुलर क्लास चलेगी इसकी बायोलॉजी की, और आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से, और एनसीईआरटी किताब को आप एकदम पढ़ते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।